रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी बहुत ही स्पेशल रमज़ान की ट्रांसमिशन रमज़ान पाकिस्तान में हमारी एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वासिल शाहिद हमारे साथ हैं। तो इनसे अब हम कुछ सवालात करना चाहेंगे और मेरे ख्याल से जो सबसे पहला सवाल बनता है वो ये है कि रमज़ान पाकिस्तान का हिस्सा बन के कैसा लग रहा है? एक नई टीम, एक नया ग्रुप। जी बिल्कुल, और मुझे पीटीवी के साथ ये भी पहले से है कि मैंने जो पहली दफ़ा रमज़ान ट्रांसमिशन में कोरियोग्राफी का आगाज़ किया था वो पीटीवी से ही किया था। कितना अर्सा पहले? 2015 की बात है और 2016 में आपके साथ भी एक किया था मुझे। और ये रमज़ान पाकिस्तान की बात की तो मैं इस नाम के हवाले से बात करना चाहूँगा कि बड़ा खूबसूरत नाम है। जैसे रमज़ान का महीना सब्र का महीना है और पाकिस्तान के अगर इस वक्त हालात देखें तो यहाँ पे हम बहुत सब्र कर रहे हैं, लेकिन सब्र का अजर बहुत बड़ा होता है। तो इस वजह से हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप देखते हैं कि रोज़े की इफ्तार के वक्त पहला इनाम होता है, फिर अल्लाह का दीदार का वादा है। और इसी तरह पाकिस्तान में बाज़ औक़ात नौजवान नस्ल बड़ी मायूस हो जाती है कि यहाँ पे हालात अच्छे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। कोई बात नहीं, जितना बड़ा सब्र होता है उतना बड़ा अजर होता है। इस वजह से परेशानी की बात नहीं, आगे यकीन के साथ आगे बढ़ते रहिए। इंशाअल्लाह जैसे रमज़ान का बड़ा अजर है, पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा इनाम होगा। आगे मुस्तक़बिल आपका है, हमारा, इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ऐसे ही चमकेगा और रोशन रहेगा। आज आप लिख क्या रहे हैं, हमें इस बारे में बताइए। जी, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चूँकि पहला रोज़ा है तो मैंने कहा आगाज़ यहाँ से किया जाए। ये तुगरा का अंदाज़ है। तुगरा जो ना, ये बुनियादी तौर पर कोई ख़त नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये दो ख़त होते हैं, सुंबरी और सूरज, इन दोनों के इम्तजाज से बनता है। ये सल्तनत उस्मानिया में इसका बाकायदा आगाज़ हुआ था, लेकिन इसकी रूट्स जो ना हमें इससे भी पीछे मिस्र से जाके मिलती हैं कि वहाँ पे चूँकि तहज़ीब बहुत पुरानी है, वहाँ पे ऐसा होता था कि जो बादशाह होते थे उनके जो ख़ानदान के नाम होते थे उनका इस तरह का एक डेकोरेटिव एलिमेंट बनाया जाता था कैलीग्राफी में। अच्छा, एक बात बताइए कि खताती बुनियादी तौर पर है क्या? देखिए, मुसव्वरी जो होती है ना, वो तो हर कोई देखता है कि ये चीज़ें बना दी, चेयर, टेबल, स्टिल लाइफ, पेंटिंग्स के अंदर कुदरती मनाज़र सब चीज़ें हैं। और वो जो हम बाहर का या ज़ाहिर का हुस्न है कायनात के अंदर, फितरत का जो हुस्न है, उसको तख्लीकी अंदाज में जब पेश करते हैं वो मुसव्वरी है। लेकिन जब ये चीज़ें हम देखते हैं खताती, ये हमें बाहर से कोई चीज़ ही नज़र आएगी। कोई दरख्त है या कोई आबशार है, कोई नदी है, कोई पहाड़ है, ऐसा कोई मंजर नहीं है, बल्कि ये बाहर या ज़ाहिर की बजाय ये अंदर और बातन का सफ़र है। ये अंदर से जो हुस्न है अल्लाह पाक ने इंसान को सिर्फ अता किया है, वो शाऊर की सूरत में, वो रूह की सूरत में, वो अल्फाज की सूरत में, चूँकि कहा कि इसको हमने लिखना सिखाया है और कलम के साथ लिखना सिखाया है, और ये सिर्फ इंसान को सिखाया है। तो ये जो अंदर इंसान को सिखाया गया, उसका तख्लीकी और हुस्न के अंदाज में जो इजहार है, वो समझता हूँ खता। अच्छा, मेरे एक सवाल है कि कातिब और खतात में क्या फ़र्क है? अरे बहुत ज़बरदस्त। देखिए, किताबत जो होती थी वो छोटे कलम के साथ लिखना होता था, जैसे इश्तिहारात लिखते, किताबें लिखते, और ये बड़ा काम होता रहा मुसलमानों में, इसने बड़ा काम किया है। लेकिन जब आप देखते कि किसी सदी के अंदर कंप्यूटर आ गया और हर चीज़ कंपोजिंग में आ गई, डिजिटल होगी हर चीज़। यस, तो डिजिटलाइज होने के बाद जो किताबत है वो भी डिजिटलाइज होगी। लेकिन खताती चूँकि वो क्राफ्ट नहीं है, वो आर्ट है, तख्लीकियत है। तो तख्लीकी इज़हार जो है वो नए अंदाज में काम करना और एक फ़िक्र के साथ काम करना, जो कि कंप्यूटर के पास फ़िक्र नहीं है, वो डाटा है। तो जो फ़िक्र के साथ जब आप काम करते हैं और तख्लीकी अंदाज में, क्रिएटिव वर्ड बार बार बोल रहा हूँ, इसके साथ जब आप काम करते हैं तो वो खताती कहलाता है। इसमें हमेशा आप कोशिश करते हैं कि नया काम करें और ऐसा काम जो पहले से मौजूद नहीं होता। अच्छा, क्रिएटिव काम के अंदर कितनी लचक यानी कितनी नरमी की जगह मौजूद है क्रिएटिव काम करते हुए? देखिए, उसमें तो यस, इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा। आप बहुत एक यस, इसमें फार्मूला नहीं मैथमेटिक्स का, 2 + 2 4 अगर जाएंगे तो वो तो क्राफ्टिंग हो जाएगी ना। इसमें यह है कि आपने कोई नई चीज़ निकालनी है, नए तरीके से, आउट ऑफ द बॉक्स। आप जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तो वो फार्मूले में रहेंगे, फार्मूला होगा तो क्राफ्टिंग होगी। आर्ट के अंदर जाएंगे तो क्रिएटिविटी, जैसा कि इसकी मिसाल यूँ देखिए, अल्लाह पाक ने कायनात में कितने इंसानों को पैदा किया, किसी एक का चेहरा या चेहरे का एक जुज़्व जो है ना, आँख, नाक, कान, हाथ, कोई दूसरे से मिलता ही नहीं है। ये जो इनफरादियत है, ये तख्लीक है।
हाँ, सब एक जैसे हैं लेकिन सब मुख्तलिफ है। सब मुख्तलिफ होने का मतलब ये कि सब तख्लीक हैं और इसी आर्टिस्ट भी कोशिश करता है कि वो अपने काम में हमेशा इंफरादियत पैदा करे। वासिल भाई, आपकी कुछ काम की तस्वीरें भी हमारे पास हैं, बहुत ही खूबसूरत। आइए देखते हैं। बहुत ही, ये देखें, ये आपने बड़ा खूबसूरत ये इसमल्लाह है, खत तस्वीर में लिखा हुआ है, ये सोने के वर्क से, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काम सारा सोने के वर्क से किया। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कल करूँगी इंशाल्लाह। ये अच्छा वासिल भाई, हम आपके पास जी आएंगे फिर से। हमारे पास एक और बहुत ही लर्नेड और ब्रिलियंट पर्सनैलिटी है, आइए समी उनकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, सेहत की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दीन इस्लाम में सेहत के हवाले से बहुत तवज्जो दी गई है और हमें गाइडेंस भी बहुत सी दी गई है। अब अगर हम उस गाइडेंस को फॉलो करें तो हम एक बहुत ही हेल्दी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे अपना बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट जिसका नाम है अपना ख्याल रखिए। और ये तो हम हमेशा ही कहते हैं कि अपना ख्याल रखिए, और जब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाए कि तो ना सिर्फ आप अपना ख्याल रखेंगे बट आप दूसरों का भी ख्याल रखने जोगे होंगे। सो हमारे साथ बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही लर्नेड पर्सनैलिटी जो क्लिनिकल एंड थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, आज हमें रोज़े और खजूर की अहमियत पे गाइड करेंगे। डॉक्टर अजमत मजीद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हमारी ट्रांसमिशन में बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू। आज पहला रोज़ा है और आज से ही एक ख़ास खाने की चीज़ है जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है, वो है खजूर। जी। अब खजूर के हवाले से कुछ उसकी इम्पोर्टेंस, उसके बेनिफिट्स, और अब इन सब से पहले आज जब रोज़ा स्टार्ट हुआ है, इंसानी बॉडी के ऊपर रोज़े के क्या असरात होते हैं, उसके फ़वाइद क्या हैं न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से? जी। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ खजूर के बारे में बताऊं। खजूर के बारे में ये कहा जाता है कि बड़ा कंप्लीट फूड है, ये है वो, तो सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। खजूर एक अल्लाह का तोहफा है इंसानों के लिए। खजूर एक ऐसी चीज़ है जिसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये एक एंटी वायरल भी है, ये एंटी बैक्टीरियल भी है, ये एंटी फंगल भी है। और खजूर के अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो हमें बाकी खानों में, बाकी इवन फ्रेश फ्रूट्स वगैरह में बहुत कम मिलती हैं। मसलन कैरोटीनॉइड्स होते हैं जिससे हमारी बिनाई बेहतर होती है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम के सेल्फ डिफेंसेस बेहतर होते हैं। खजूर के अंदर काफ़ी कैरोटीनॉइड्स हैं, मगर एक कैरोटीनॉइड है जिसको हम नियोजेंथिन कहते हैं। नियोजेंथिन इससे क्या होता है? ये दुनिया का मोस्ट पोटेंट तरीन एक कैरोटीनॉइड है। हमारी आंखों को बेहतरी लेके आता है, हमारे बालों को बेहतर करता है, हमारी स्किन को बेहतर करता है, हमारी बॉडी में से हंट करता है इन्फेक्शंस को, उनको फॉलो करता है, उनको फॉलो करके उनको इनएक्टिवेट करता है। सो ये खजूर के बारे में जैसे जैसे रिसर्च हो रही है, तो जब आप इसके बारे में जानते हैं तो आप लिटरली इंसान छल हो जाता है। एक और मैं आपको बात बताऊं, खजूर के अंदर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा एक मकदार पाई जाती है जिसको हम सेलेनियम कहते हैं। ये ब्राज़ील नट्स में भी पाई जाती है, कुछ पिस्ते में भी पाई जाती है, मगर खजूर के अंदर एक हमारी बॉडी का लाजमी जुज़ है। ये सेलेनियम जो है ये हमारी बॉडी का लाजमी जुज़ है। अगर हमारी बॉडी में ये सेलेनियम के लेवल्स एडिक्वेट हों तो हमें कोविड वायरस नहीं होगी। तो इतने फायदे। डॉक्टर साहब, फिर हम सिर्फ खजूर रमजान और मुबारक में क्यों इस्तेमाल करते हैं? आपको नॉर्मल जिंदगी का बनाना चाहिए। मैं तो खैर डॉक्टर साहब के साथ जब पहली ट्रांसमिशन बहुत अरसा पहले की थी, डॉक्टर साहब ने जब ये बात की ना, तो इन्होंने मुझे कहा कि हर वक्त घर में खजूर रखा करो, स्नैकिंग के लिए फजूल चीज़ों का इस्तेमाल करने के बजाय खजूर का करो। आई कांट टेल यू डॉक्टर साहब, मेरी बालों का टेक्सचर, मेरी स्किन, मेरी जनरल एनर्जी लेवल्स, और खजूर लिटरली आप 2 खजूर खा लें, आपको वो एनर्जी मिल जाती है जो आप पूरा का पूरा खाना खा के और इतनी ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम सारा साल क्यों नहीं खजूर खाते? ये तो चक्कर ये है कि खजूर की इश्तिहार नहीं आते, बिस्किटों के इश्तिहार आएंगे, ठीक है ना। सो इसलिए ये तो जब हमें अवेयरनेस पैदा हो जाए, और मैं तो लोगों को ये कहता हूँ कि आप अक्सर चाय पीते हैं, हम सब लोग दिन में 1-8 दफ़ा चाय ज़रूर पीते हैं, और उसके साथ हम लोग कभी कुछ लवाजमात उसके साथ खा रहे होते हैं। चाय पूरी नहीं होती ना उसके बगैर। उसके बगैर तो मैं इनको ये कहता हूँ कि वो चाय जो है वो आपके जिस्म से चीज़ें निकाल के जाएगी। तो ये क्यों ना डायरेटिक है ना, जी हाँ, और ये क्यों ना किया जाए कि ऐसी चाय पी जाए, अगर आप उसमें
चाय के अंदर मीठे के तौर पे आप शहद इस्तेमाल करें और साथ आप उसके खजूर इस्तेमाल करें, तो ये आपको एक रिजुविनेट करेगी, आपकी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को रॉब करके बाहर नहीं लेके जाएगी। सो ये तो एक पर्सनल चॉइस है मेरे ख्याल में। अच्छा, हाँ, खजूर की please, गुठली please. के बारे में हाँ, मैंने हाँ, पूछा। डॉक्टर साहब, खजूर की गुठली के बारे में बहुत कहा जाता है, ज़ियादती से आपको बचाती है। क्या खजूर की गुठली में भी कोई अफादियत है? आई थिंक अजवा के हवाले से कुछ कहते हैं, अजवा जी खजूर के बिल्कुल। हवाले से। तो अजवा के आप- बारे में भी कहते हैं, जनरली भी कहते जी, हैं कि ज- खजूर की गुठली का, क्योंकि वो फिर बात वो जो होता है ना चाइनीज विस्पर्स बन जाती है। जी, तो जी। डॉक्टर साहब हमें बताएं, उसमें कोई न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है बीज में? जी बिल्कुल, खजूर की गुठली के अंदर कुछ एंजाइम्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और अगर उनको खाली पेट खाया जाए तो आपकी वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, स्वेलिंग को कम। स्वेलिंग को कम करते हैं। उसके बाद खजूर की गुठली के अंदर ऐसे एंजाइम्स मौजूद हैं जो हमारी ब्लड वेसल्स की हेल्थ को बेहतर करती हैं। मसलन खजूर की गुठली के अंदर एक चीज़ है जिसको हम रूटिन कहते हैं, RUTIN। ये रूटिन जो है हमारी ब्लड वेसल्स की इंटेग्रिटी को बेहतर करता है। फिर खजूर की गुठली के अंदर ऐसे एंजाइम्स हैं जो अंदर से प्रोटियोलिटिक डिपॉजिट्स, यानी कि प्रोटीन बेस्ड जो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट्स आए वो उसको साफ करता है। तो ये हर खजूर की गुठली में होता हर खजूर की गुठली में। है। See? अच्छा, अब एक चीज में, इस गुठली को इस्तेमाल कैसे करेंगे? उसे पीसेंगे, किस फॉर्म में उसे इस्तेमाल करना चाहिए हमें? क्या कोई उसको पीस के इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है? लेकिन आपका ब्लेंडर टूट जाएगा, हाँ, इसलिए हाँ, किसी तो किस किस तरह पंसारी की के पास तरीका जाके से- पिसवाना हाँ, पड़ेगा। उसको पिसवाना पड़ेगा और उसको पिसवा के उसका पाउडर रखना चाहिए, और आपको अपना थ्रेशोल्ड देखना चाहिए। इसमें फाइबर कांटेक्ट बहुत हाई होता है, ठीक है। तो चांसेस ये भी हैं कि अगर आप ये ज़्यादा क्वांटिटी में लें तो आपका पेट थोड़ा लूज हो जाएगा। तो मेरी लोगों से ये सजेशन होगी कि अगर आप खजूर की गुठली का इस्तेमाल करें तो स्टार्ट विद स्मॉल क्वांटिटीज। पहले 1/4 ऑफ अ टीस्पून से शुरू करें, 1/4 चम्मच। 1/4, और जब भी लें खाली पेट लें। अच्छा, एक बात, अगर हमारे व्यूअर्स भी कोई, हमारे जो लाइव ऑडियंस हमारे साथ है, अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, तो प्लीज़ हम अभी इस सेशन के फौरन बाद आपसे पूछेंगे। अगर आपने कोई भी सवाल पूछना है तो ज़रूर पूछिएगा। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है जो मैं जी, अपनी जी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए पूछना चाह रहा हूँ। जैसे कि रमज़ान के अंदर एक ख़ास वक्त तक आपको खाने पीने की इजाज़त होती है। आज के दौर में जितनी इंटरमिटेंट फास्टिंग लोग कर रहे हैं कि जी ये डाइट का तरीका है, तो इस्लाम ने तो ये 1400 साल पहले बता दिया था। इसका बिल्कुल कितना कनेक्शन है? बिल्कुल। और इस रोज़े का जिस्म पे क्या, इंसान की बॉडी पे क्या फ़ायदा होता है? ज़बरदस्त फ़ायदे हैं इसके। हमारी बॉडी पे रोज़े के इतने ज़बरदस्त फ़ायदे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। सबसे पहले तो हमारी कोई 30% के करीब पॉपुलेशन जो है वो वेट लॉस की कोशिश कर रही है, ठीक है जी? बेशक। बिल्कुल ऐसा ही तो है। मेरे ख्याल मैं में खुद 15 30% दफा से ज़्यादा होगी वैसे। नहीं, मैं खुद 15 दफा इनके पास खुद रोती भी क्यों डॉक्टर साहब बता दें, सब कुछ खाना पीना छोड़ दिए। वो डांटते हैं कि कहते हैं खाना पीना ही तो नहीं छोड़ना, बिल्कुल। ये चीजें अपने सिस्टम में डालोगे तो तुम्हारी बॉडी खुद ही तुम्हारे वेट को कम कर देगी और भूखा भी नहीं बनना पड़ेगा। राइट डॉक्टर साहब? बिल्कुल। एक टीवी पे प्रोग्राम आता था अमेरिका में, ईट लेस डू मोर, ठीक है जी, जिसकी मेन थीम ये होती थी कि कम खाना खाएं और डू मोर करें। और वो लोग वेट लूज करते थे महीने के लिए, और उसके 1-2 महीने के बाद वो फिर फूल के पहले से भी डबल हो जाते थे, ठीक है। सो ये जो है ना कॉन्सेप्ट के यू कैन, आप अपना खाना कम कर दें और उसके बाद आपका वेट लॉस हो जाएगा। इसकी मैं आपको एक बेसिक वजह बता दूं। जब भी आप अपनी बॉडी की यानी कि कंजम्पशन कैलोरीज की कम करते हैं तो बॉडी जो है वो एक स्टारवेशन मोड में चली जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसको हम कहते हैं फेमिन मोड। बिल्कुल। अगर आप सेहतमंद हैं तो 10-12 दिन से ज़्यादा वेट लॉस नहीं होगा। अगर आपकी सेहत बहुत ख़राब है तो 20-25 दिन तक वेट लॉस होगा। जिस टाइम आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत ये रियलाइज़ करेगी कि आई एम बीइंग फेड लेस एंड आई एम बर्निंग मोर, तो वो आपका जो मेन फैट बर्निंग एंजाइम है जिसको हम लेप्टिन कहते हैं वो बनाना बंद कर देगी जी। और थोड़े अरसे के उल्टा बाद काम हो जाता है। अच्छा, और उसके बाद पता है क्या होगा? उसके बाद आप पानी भी पिएंगे, वो भी लगेगा आपको। वो भी आपकी बॉडी इट वोंट लेट गो ऑफ वाटर, ब्लोटिंग करनी शुरू कर यानी दी। कि उसको आपकी- उसको लगता है अगर आपकी body खाना रोक फूलनी दिया तो शुरू पानी हो भी रोक जाएगी। दिया। हाँ, आपकी बॉडी फूलनी शुरू हो जाएगी। सो आपने वेट लॉस करना है तो खाना कम कर खा के नहीं करना, खाने की क्वालिटी को बेहतर करके अच्छा, करना फिर है। डॉक्टर साहब यहाँ पे फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, क्योंकि खजूर की बात करें, पहले रोजे की बात करें, खजूर खाने का सही टाइम क्या है? अभी एक ट्रेडिशन बन गया ना कि इफ्तार के वक्त आपने खजूर हाँ। खाने, दुराने रोजा एंड अदरवाइज भी हाँ जी। आफ्टर, ये तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि सारा साल आपने खजूर खाना है।
कितना खाना है, कब खाना है। कुछ लोग 6-6, 7-7 खजूर खा लेते हैं इफ्तारी में, कुछ लोग एक खाते हैं। क्या सहरी के वक्त भी खा सकते हैं? पूरी हमें गाइडेंस दे ताकि लोग फॉलो कर सकें। जी मेरे ख्याल में सहरी के वक्त भी ज़रूर खानी चाहिए खजूर। बिल्कुल वेरी गुड फील। आपके बॉडी वेट पे डिपेंड करता है। मैं तो आपको ये कहूँगा कि अगर आपका बॉडी वेट कम है तो आपको 2-3 खजूरें आपको ज़रूर लेनी चाहिए अपने सहरी में। और अगर आप शाम को आप ये समझते हैं कि आपको यानी कि वेट ज़्यादा है और आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको खजूरें कम नहीं थोड़ी सी ज़्यादा खानी चाहिए। ज़्यादा खानी चाहिए जी, क्योंकि खजूर के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो कि फैट को डिस्प्लेस करने में हेल्प करती हैं। मेरे बैग में हमेशा खजूर पड़े हुए होते हैं जिपलॉक बैग के अंदर, हमेशा। मेरे ऑफिस में जब भी मैं चाय पीता हूँ, आप नहीं आदत डाली थी डॉक्टर। जी जी आप नहीं आदत डाली। मैं हमेशा मेरे अंजीर और खजूर ये मेरे फेवरेट हैं। जब भी हम चाय पियेंगे या हमारे पास जब भी कोई आके चाय पिएगा, हम उसको कोई बेकरी की चीज़ नहीं ऑफर करेंगे, हम उसको ये ऑफर करेंगे। अच्छा, एक सवाल मुझे आ रहा है कि रिगार्डिंग खजूर के इस्तेमाल से, क्योंकि मेरे घर में मेरी वालदा है, उन्हें शुगर है। अब डायबिटिक लोगों के लिए इसका इस्तेमाल कैसा होना चाहिए? क्योंकि मेरी वालदा रुकती नहीं है खाने से। मैं जानना चाह रहा हूँ कि लाइक उन्हें किस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए शुगर। एक तो अम्मी का मुझे नंबर देना ब्रेक में, मैं उनसे बात करूंगी। दूसरी बात, खजूर किस तरह इस्तेमाल करें डायबिटिक लोग जो हैं? देखें, डायबिटीज़ में अगर उनके ऑफ कोर्स उसमें फ्रुक्टोज भी है, उसमें सुक्रोज भी है, उसमें ग्लूकोज भी है। शुगर से थोड़े से आपके लेवल्स तो ऊपर जाएंगे। अगर आपकी जो है वो शुगर थोड़ी सी बढ़ी हुई है, 120, 25, 30 के रेंज में रहती है, तो 2-3 खजूर के दाने खाए जा सकते हैं। अगर आपकी खजूर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो है 150 से अबव है, तो यू नीड टू कट इट डाउन। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप ओवर अ पीरियड ऑफ लाइक 4, 5, 6 आवर्स एक करके खाएं इंस्टेड ऑफ लाइक 2-3 इकट्ठे खाने। बट मसला ये है ना कि फिर हमारे बड़ों को हौका चढ़ता है और फिर मामा कहती है खजूर, हाय मेरे पास बड़ी अच्छी रेसिपी है। अब रेसिपी सुने जरा। बादाम काट के, माशाल्लाह, खजूर के गुठली निकाल के काट के उसको डाला, उसके अंदर क्रीम डाल दी। अच्छा, अगर स्ट्रॉबेरी सीजन में तो स्ट्रॉबेरी डाल दी, अगर मैंगो सीजन में तो मैंगो डाल दिया। और फिर वो बना के कहती है बेटा इतना सा तो खाया है। मैं कहा मामा इतना सा जो है वो पूरा का पूरा एक एटम बम है। बिल्कुल है, जैसे मेरे और डायबिटिक पर्सन, और बाय द वे चीनी भी हल्की सी डाल देती जी, है कि कहीं कमी ना रह जाए। जबकि सारी चीजें जो उसमें डली हैं वो सेहत के लिए बड़ी अच्छी हैं, लेकिन जब आप उनको कंबाइन कर देते हैं तो वो किसी बच्चे के लिए तो बहुत अच्छी हैं। देखें, चीनी जो है ना, व्हाइट पॉइजन, आई नो सर, इट इज समथिंग। हम जब बायोकेमिस्ट्री में जब हमने वेरियस डिजीजेस इंड्यूस करने होते हैं एनिमल मॉडल में, माउस, मंकी और रैबिट में, तो हम क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? चीनी, चावल और मैदा। तो और मेरी आप लोगों से आज जो भी लोग देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि आप सेहतमंद होना चाहते हैं तो कोई दवाई खा के आप सेहतमंद नहीं होंगे, आप अच्छा खाना खा के सेहतमंद होंगे। अपनी वाइट रिफाइंड शुगर जो है वो निकाल दीजिए, ठीक है। सफ़ेद चावल अपने निकाल दीजिए, रोज़ों में भी निकाल दीजिए। इफ्तारी में सफ़ेद चावल बिल्कुल ना खाइए और मैदा बिल्कुल ना कंज्यूम कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका रोज़ों में आपकी बॉडी टोन अप हो, आपका वेट लॉस भी हो, आपकी वेस्कुलर हेल्थ बेहतर हो, आपका ब्लड प्रेशर बेहतर हो, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम चीनी, चावल और मैदा, और मैं ये नहीं कह रहा कि मीठा आप ना खाएं, मैं ये कह रहा हूँ लोग काली शक्कर और काला गुड़, जिसको हम वो क्या कहते हैं पंजाबी में कहते हैं रंग काट के बगैर, जो कि सोडे के बगैर, बिल्कुल जो ब्लैक रंग, देसी रॉ ब्राउन शुगर जिसको हम कहते हैं, मजे का होता है। आप वो खाएं। मैं लोगों से ये कहूँगा कि शरबत पीने की बजाय आप लोग वो लें, अपना सत्तू ले लें। डॉक्टर साहब बस कर दे, रोज़ा है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे सबको जो है ना एकदम से हर चीज का जायका मुंह में आ रहा है। जैसे मैं अभी कह रहा था कि डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि खजूर हम रमजान में यूज करते हैं, ऐसे मैदे का खास इस्तेमाल पकौड़ों में होता है। पूरा साल नहीं खाते, लेकिन रमजान में ऐसे वो हमारे दस्तरखान का हिस्सा बन जाता है ना। डॉक्टर साहब इज द रॉन्ग पर्सन ये बात शुरू करने के लिए, क्योंकि पकौड़े मैं खूब खाता हूँ और पकौड़े बहुत जबरदस्त है, लेकिन सरसों के तेल में। हाँ डॉक्टर साहब, मैंने ज़बानी याद है मुझे आपकी सारी। दोबारा किस तरह बनाते हैं? सरसों के तेल, कोलू से निकला हुआ सरसों का तेल, उसको एक दफा थोड़ा सा गरम करके उसको थोड़ा सा वो ना भी गरम करें। वो आप अगर आपने पकौड़े खाने हैं
तो एक तो मसलन सब्जी का पकौड़ा होना चाहिए जिसमें बेसन कम हो। मसलन पालक का पकौड़ा है, पूरा पालक का पत्ता लीजिए और बेसन को पतला रखिए और उसमें सिर्फ उसको डिप करके उसको 10 सेकंड के लिए फ्राई कर लीजिए। वेरी गुड फॉर यू। बेसन भी आपके लिए एक हद तक, एक एक हद मिकदार तक। तक अच्छा है। जी जी, क्योंकि वो चिकपी से बना होता जी है। जी, बहुत बड़ा नहीं, बहुत ज्यादा बेसन नहीं, सिर्फ थोड़ा सा डिप किया फ्राई और आपको पूरा एक लीफ मिल गया, पालक का मिल गया। आपने बैंगन का पकौड़ा बनाना है, आप बैंगन का एक थिन स्लाइस लीजिए, उसको डिप कीजिए और सरसों के तेल में कीजिए। और जी। एक और मैं आपको बात बताऊं, जो सरसों का तेल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, वो हमारी बॉडी में सोजिश कॉज नहीं करता। हमारी 50% ऑफ पीपल, मेरा ये क्लिनिकल, मैं ये रोज देखता हूँ, लोगों की चर्बी में सोजिश हुई है, जिसको हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू में। लोग मोटे हैं। क्यों मोटे हैं? कि वो खा पी नहीं रहे, वो ज्यादा खा पी नहीं रहे। उनकी डाइटरी चॉइसेस जो हैं वो टोटली, जिसे कहते हैं ना, वो डेट्रीमेंटल टू देयर यानी ये हेल्थ। वो लोग हैं जो कहते हैं हम खाते कुछ नहीं हमें, लेकिन हमें हवा भी लग जाती हमें है। हवा भी, हाँ। वो मसलन उनको मैं ये कहूंगा कि लेकिन कोल्हू डॉक- से निकला हुआ तेल लें, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल इस्तेमाल करें। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने मुझे एक बात एक्सप्लेन की थी कि जुगन, अगर आपने सारा दिन कुछ नहीं खाना और फिर खाया तो आपने बहुत ही सैचुरेटेड, मतलब वो जो क्या कहते हैं ट्रांस फैट वाली चीजें वो खा ली, मतलब इतना सा भी खाओगे और बुरा खाओगे, हाँ। उससे बेहतर है कि इतना खा लो लेकिन सेहतमंद खा लो। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल। आप क्योंकि यू आर बेसिकली अ रिसर्चर और आप एंड यू रियली एंजॉय इट, राइट? Yes, जिस I तरह हम love लोग it. होस्टिंग और एक्टिंग एंजॉय करते हैं, आपका पैशन है। तो ये बताइए कि खजूर से रिलेटेड रिसर्च की है कहीं बाहर की यूनिवर्सिटीज में या सिर्फ इस एंड पे ही हुई है? बहुत ज्यादा। सिंगापुर में बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है, मोरक्को में बड़ी रिसर्च हुई है, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में बड़ी रिसर्च हुई है। बल्कि मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब ये कोरोना आया था तो यूएस की 2-3 यूनिवर्सिटीज थी जिनसे ये पूछा गया, जिसमें कुछ रिसर्चर्स से, उनसे ये पूछा गया कि सबसे अप्रोप्रिएट फूड कौन सा है टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम दिस कोविड पेंडेमिक। दे सेड डेट्स। डेट्स के अंदर क्या चीज है? डेट्स के अंदर सेलेनियम है और सेलेनियम हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम बनाती है जिसको हम कहते हैं ग्लूटाथियोन पर ऑक्सीडेज। ख्वातीन लगवाती हैं अपने आप को गोरा करने के लिए ग्लूटाथियोन के टीके शीके वगैरह भी। ये अगर आप ये डेट्स खाएं तो उनकी बॉडी विल मेक ग्लूटाथियोन इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ गेटिंग दोज एक्सपेंसिव इंजेक्शन। बट क्यों लगवाते अच्छा, हैं वो इंजेक्शन? बहरहाल वो तो इट्स सो अनहेल्दी टू डू दीस I थिंग्स टू know, योरसेल्फ। I know. But body makes this glutathione of a special kind which goes and chases this COVID virus inside your body. So कहने का मकसद ये है, अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में सारे टूल्स दिए हुए हैं। We need to go out and explore and we need to be aware, make ourselves aware. सही। और हम बेवकूफ़ों की तरह ना खाएं और हम ये ना कोशिश करें कि जी हमने खाना खम खा के वेट लॉस, 8 पैरा रोज़ा करके करना है वेट लॉस। हम खाना खा के वेट लॉस करें। अच्छा ऑडियंस जी सर, नहीं मैं एक मैं क्योंकि इनके स्टूडेंट हूं ना, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ जब डॉक्टर साहब आते नहीं हैं। मैं मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा था कि रमजान में तो हम चलें सहरी और इफ्तार के वक्त खजूरें आपने कहा 2 से 3 इस्तेमाल कर दिन सकते में हैं। कितनी? नॉ- वैसे? नॉर्मल रूटीन में अगर रमजान के अलावा आप इसको अपनी खुराक का हिस्सा बनाना चाहें हाँ जी। तो बेहतर वक्त क्या है खाने कितना का? और खजूर आप कप? कितनी खा सकते हैं एवरेज आदमी अगर सेहतमंद नॉर्मल अपने आप को मसलन मेंटेन रखने के लिए? ब्रेकफास्ट में आपको सीरियल खाना चाहिए, जौ का दलिया जरूर खाना चाहिए। आपको सहरी में भी जौ का दलिया जरूर खाना चाहिए, उसके साथ 2-3 खजूरें खाने चाहिए अगर आपका वेट इज ऑलराइट। ठीक है, ठीक है। और शाम को अगर आपने सारा दिन बहुत ज्यादा एक्टिव गुजारा है एंड यू फील कि यू नीड टू हैव फ्यू खजूर, 4-5 खजूरें खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा कोई मुझे इट विल नॉट मेक यू गेन वेट, आई कैन अश्योर यू दैट। कंट्रोल बहुत सवाल आ रहे हैं डॉक्टर पता है आपको बहुत आ रहे हैं। आज की अगर हम अपनी गुफ्तगू को कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस भी इन्वॉल्व हो और वो भी आपसे सवाल करे। हमारी ऑडियंस सवाल करना चाहेगी डॉक्टर अजमत से, बिल्कुल करना चाहेगी, तो हम आपके साथ तरफ भी आएंगे। लेकिन पहले कंक्लूड कर देते हैं बात को। पहले रोजे और खजूर के पॉइंट ऑफ व्यू से गुफ्तगू को अगर हम रैप अप करें तो फिर हम अपनी ऑडियंस की तरफ बढ़ते हैं। रोज़ा एक हमारे लिए तोहफा है जी, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। और रोज़ा जो है हमारी बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस इंड्यूस करता है जो कि हमें पूरा 1 साल, हमें पूरे 11 मंथ्स के लिए, नेक्स्ट 11 मंथ्स के लिए हेल्प करती हैं। रोज़ा हमें डिटॉक्सिफाई करता है। और रोज़ा अगर आप प्रॉपर तरीके से रखें, ओवर ईटिंग ना करें
और अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें तो रोज़ा वेट लॉस भी करता है। और रोज़े के अंदर ऐसे आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स बनते हैं, अगर आपकी डाइट अच्छी हो, जो कि ट्यूमर्स को भी रिग्रेस करते हैं। अगर आप रोज़े के अंदर खजूर का इस्तेमाल करें और मीठा वगैरह इस्तेमाल, खजूर के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम कफ़ेक एसिड कहते हैं। कफ़ेक, जैसे कैफीन होता है उससे कैफेइक एसिड, और एक फेरुलिक एसिड FERULIC, ये दोनों जो हैं ये ट्यूमर्स को जो है वो रिग्रेस करते हैं, हमारी बॉडी में कैंसर्स की डेवलपमेंट होने उसको प्रिवेंट करते हैं। तो रोज़ा जो है और खजूर ये अल्लाह का हमारे लिए एक तोहफ़ा है, और इसमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि रोज़ा मोटापा करेगा, अगर आप खजूरें ज़्यादा खाएंगे तो मोटापा होगा, ये बिल्कुल भी गलत है। और ये भी अपने जहन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगर आप 8 पैरा रोज़ा रखेंगे तो फिर ही वेट लॉस होगा। वो तो खैर वो तो रोज़ा रखने का तरीका भी सही नहीं है ना, वो तरीका भी सही नहीं है। और अभी हमें पिछले सेगमेंट में बताया भी गया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही सहरी यानी प्रॉपर एक तोहफा मिला। पहले रोजे 24 घंटों के होते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और तो इसलिए हाँ हाँ, रोजे में ये जितनी आप हदीस मुबारका में भी ये चीज़ आती है कि सबसे बेहतरीन जो सहरी है वो खजूर से आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मंसूब किया। और यही वाली बात डॉक्टर साहब भी अभी पहले हमें बता रहे थे कि सिर्फ इफ्तार में नहीं, आप सहरी में भी खजूर का ज़रूर इस्तेमाल। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये हमारे लिए इसमें तो इस पे पूरी यानी कि मुझे अगर मैं बात करूं इस पे ज्यादा तो मुझे कुछ टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। टेक्निकल में नहीं जाना डॉक्टर साहब, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। चाहिए आम बंदा समझ सके। आ जाइए डॉक्टर साहब, आई रियली वांट कि हम ऑडियंस की तरफ बढ़ें और ऑडियंस से कुछ सवाल करें, क्योंकि हमारी ऑडियंस आई एम श्योर कि आपकी नॉलेज से का फायदा उठाना चाहेगी। हाँ जी, पहला सवाल कौन पूछना चाहेगा? वो साहब ऊपर बैठे उनको दे। हाँ जी जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब से सवाल है कि पोटेशियम लेवल जो है ना वो इसमें काफ़ी होता है खजूर में, तो हाउ कैन वी सर्कमवेंट किडनीज, क्योंकि इसी ज़्यादती से जो ना अगर गुर्दों का कोई मसला है तो मतलब उसमें खजूर का क्या ज़्यादा इस्तेमाल नुकसान ना पहुंचा दे? देखें, पोटाशियम के लेवल जो हैं वो एक आम इंसान के लिए तो बहुत अच्छे हैं। अगर किसी का रीनल का कुछ फेलियर है और उसकी रीनल फंक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उसको भी अक्सर 99% लोग जिनका रीनल फंक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड है उनका भी पोटाशियम का लेवल जो है वो खजूर से अफेक्ट नहीं होता। ये सिर्फ वो हैं जो बिल्कुल एंड स्टेज रीनल फेलियर की स्टेज पे हैं जिनके पोटाशियम के लेवल्स हाई होते हैं, तो वो सिर्फ खजूर नहीं, वो बाकी सब ऐसी चीज़ें जिसमें पोटाशियम के लेवल ज़्यादा हैं उनको थोड़ा सा मुनासिब उसको कम खाना चाहिए। एक और मैं आपको बात बताऊं, और ये मेरे ख्याल में किसी को भी मालूम नहीं होगी, अगर किसी का पोटाशियम का लेवल हाई है किसी पेशेंट का और उसने पोटाशियम का लेवल सेफली डाउन करना है तो उसको जो मेन चीज़ चाहिए वो कॉपर चाहिए। अगर आपकी बॉडी में कॉपर के लेवल्स होंगे तो पोटाशियम का लेवल खुद ब खुद नॉर्मल होगा। हम क्लिनिकल न्यूट्रिशन में अगर हमने किसी का पोटाशियम का लेवल कम करना हो तो हम 2 मिलीग्राम कॉपर की गोली देते हैं और पोटाशियम के लेवल्स हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो खजूर बनाई है उसके अंदर पोटाशियम के साथ कॉपर भी मौजूद है। सो आपके लिए वो पोटाशियम में जो इंक्रीज है इवन एंड स्टेज रीनल डिजीज के लिए जो सफरर्स हैं इतना ज्यादा नहीं होगा। सो मगर फिर भी मुनासिब खाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछना चाहेगा? जी सर, आगे अगर आप माइक पास कर देंगे तो वो ब्राउन कोट में भाई और ये सामने पिंक में भी हमारी बहन है, उनके भी सवाल को हम लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे डॉक्टर साहब आपसे सवाल था कि जो मतलब पर्सन्स जो है जिम ज्वाइन करते हैं तो उसके हवाले से जो डेट्स हैं वो उनके वेट गेन और लॉस के हवाले से कि उन्हें किन क्वांटिटी में यूज़ करनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में? देखें, मैं प्रोटीन के वो जो पाउडर्स हैं वो इस्तेमाल करने का सख्त मुखालिफ हूँ। ठीक है जी, वो आप प्रोटीन अपनी खुराक में इंक्रीज कीजिए, फिश ले लीजिए, अंडे ज़्यादा खा लीजिए, कीमा ले लीजिए, मिक्स दालें, साबुत मिक्स दालें करके ले लीजिए, वो ठीक है। खजूर का जहाँ तक ताल्लुक है उसमें प्रोटीन कंटेंट कम है, इसमें कोई शक नहीं।
मगर प्रोटीन के ऐसे अमाइनो एसिड खजूर के अंदर मौजूद हैं। एक मैं एग्जांपल देता हूं, जिसको मसलन ल्यूसीन कहते हैं हम। ये इनको ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स कहा जाता है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वेलाइन। ये 3 अमाइनो एसिड्स हैं जो बॉडी की रिकवरी में हेल्प करते हैं। तो अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो खजूर जो है आपको वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है जो वर्कआउट के बाद रिकवरी में हेल्प करती है। सो ये ना समझिए कि प्रोटीन के बहुत ज़्यादा स्टोर्स हों, कंटेंट हो तो फिर ही हेल्प करेगी। खजूर इज इवन हेल्पफुल इन जिम आल्सो। और प्योर प्रोटीन वैसे ही बड़े मसाइल आपके अंदर जी, पैदा करती है। प्योर देखिए, आपने जैसे कि हमेशा से कहा कि हमारा पेट हमारे जिस्म का सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है, इन्वेस्टमेंट करनी है तो पेट पे करो। बिल्कुल, राइट बिल्कुल, डॉक्टर बिल्कुल। साहब? और बात यह है कि जब आप किसी भी चीज़ की एक्सेस लेते हैं, चाहे फैट की ले लें, चाहे कार्बोहाइड्रेट, किसी भी चीज़ को, देखिए अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि हमने बैलेंस रखना है ज़िंदगी के अंदर, व्याना रवि, तो खाने में भी तो बैलेंस रखना है ना डॉक्टर साहब। प्रोटीन के बारे में मैं एक इंफॉर्मेशन दे दूं, मेरे ख्याल में ये लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए बहुत मुनासिब होगी। वो जब आप प्रोटीन का बहुत ज़्यादा कंटेंट लेते हैं तो आपका ब्लड थिक हो जाता है, आप रात को खराटे लेने शुरू कर देते हैं, आपके ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई लिमिटेड हो जाती है, और औरतों और मर्दों दोनों में इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बांझपन के। हाँ जी। और ये मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि जिन लोगों ने वो बड़े मसल्स वगैरह बनाए हुए हैं तो वो यानी कि इनफर्टिलिटी के उनको इश्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैम ने पूछना था सवाल। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि बच्चे को किस एज में और कितनी मिकदार में खजूर का इस्तेमाल करवाना चाहिए? क्या करना बच्चे चाहिए? को किस उम्र में? जैसे कि आपको पता है कि पहले 6 महीने तो कोई सॉलिड्स नहीं देते, 6 महीने के बाद तो खजूर किस स्टेज पे इंट्रोड्यूस कराएं और कितनी मिकदार में? और एक और क्वेश्चन है कि जो वुमेन प्रेग्नेंट वुमेन है उनको खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल करना चाहिए। सबसे पहले मैं बच्चों के लिए बताऊं कि बच्चों को 6 महीने की एज में अंडा का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए, जौ के दलिए का इस्तेमाल होना चाहिए और साथ खजूर का इस्तेमाल होना चाहिए। ये 3 सुपर फूड्स हैं। जौ का दलिया, उसको अच्छी तरह यानी कि कर लीजिए, पीस लीजिए या उसका बना लीजिए, एक पेस्ट बना लीजिए। इसी तरह खजूर की भी पेस्ट बनाइए और साथ अंडे का भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और इसको अगर आपने मीठा करना हो तो आप शहद का इस्तेमाल तो इवन 3 महीने के बाद भी किया जा सकता है, बल्कि शहद का इस्तेमाल तो फौरी तौर पे पैदाइश के बाद शहद की गुट्टी भी दी जाती है। सो शहद का इस्तेमाल तो आप शुरू से कर सकते हैं। जहाँ तक ख्वातीन का ताल्लुक है, ख्वातीन के लिए खजूर प्रेग्नेंट ख्वातीन के लिए एक बेहतरीन चीज़ है, और ख़ास तौर पे जब डिलीवरी के दिन करीब आए तो खजूर जो है वो एक सुपर फूड है। यानी कि आप ये सोचिए कि इसके अंदर जो ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप खजूर को अच्छा खाएंगी तो पैदाइश के बाद बॉडी ने रिकवर करना होता है। इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, फिनॉल्स हैं, इसमें ऐसे कैरोटीनॉइड्स मौजूद हैं जो कि हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। आपको पता है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है, और खजूर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त होगी तमाम वो ख्वातीन, और एक और आपको बात बताऊं, ये भी हमेशा याद रखिए कि ख्वातीन के आयरन के लेवल्स कम हो जाते हैं उसमें प्रेगनेंसी के दौरान। वो कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो अल्लाह का बनाया वो एक निज़ाम है जिसमें बच्चे को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और माँ की थोड़ी सी प्रायोरिटी कम होती है। तो बहुत इंजेक्शंस लगवाने के बजाय और आयरन के सप्लीमेंट्स लेने की बजाय बहुत बेहतर होगा कि आप खजूर का इस्तेमाल करें। बेहतरीन किस्म का आयरन है। आयरन के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात से बात निकलती आती है। एक आयरन फेरस सल्फेट होता है, एक फेरिक होता है, एक इस किस्म के 3-4 किस्म के होते हैं। जो खजूर के अंदर आयरन है वो बेहतरीन है, वो बायोलॉजिकली एक्टिव है और फौरी तौर पे अवेलेबल है एब्जॉर्प्शन के लिए। और बेसिकली अक्सर लोगों का जब आयरन का आप टेस्ट कराते हैं तो हीमोग्लोबिन नॉर्मल आता है, लेकिन फिर भी उनको आयरन की डिफिशिएंसी के मसाइल होते हैं। फिर आपका फेरेटिन टेस्ट होता है। जी बिल्कुल, और जब फेरेटिन टेस्ट होता है तो वहाँ पे पता चलता है कि एक्चुअली आपका जिस्म आयरन अब्सॉर्ब ही नहीं करता। उसके लिए डॉक्टर साहब, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, खजूर बड़ी अच्छी चीज़, बहुत अच्छी चीज़ है। और जिन लोगों ने वेट गेन करना हो उनके लिए बहुत जबरदस्त है। और कम करना है तो उनके लिए भी, हाँ, कम करना उनके लिए भी बहुत अच्छी है। जिन्होंने वेट गेन करना है वो दूध और खजूर इकट्ठे लें।
जिन्होंने वेट लूज करना है वो खजूर अकेले ले। बेशक खजूर Thank you के so much. बेपनाह फवायद हैं और रमजान के महीने में हमें इसे मुस्तफीद होना चाहिए और बिल्कुल। इसे जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। पूरा साल होना चाहिए बिल्कुल। हमें, डॉक्टर पूरा साहब का साल। बहुत बहुत शुक्रिया, आप Thank हमारी you. ट्रांसमिशन में शामिल हुए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह और मजीद हम टिप्स लेंगे न्यूट्रिशन के हवाले से। और ब्रेक की तरफ जाना है आप? हाँ, पहले मैं कहता डॉक्टर साहब से इतने इम्प्रेस हो गए हैं समी कि वो ब्रेक भूल गए हैं। तो हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे समी, क्योंकि हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं रमजान पाकिस्तान। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान।